नेटो समिट जो अमेरिका में हो रही है उसके ऊपर वहाँ पे जो बाइडेन के इंट्रोड्यूस कराते हुए नेटो समिट पे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन करके बड़ा एक डिबेट जारी है अमेरिका के अंदर बाइडेन साहब के ज़हनी तवाज़ुन को लेकर। जंग के सिनारियो में अमेरिका और यूरोपियन एलाइज उनके बैक डाउन नहीं कर रहे। रशिया के पास मिलिट्री कैपेसिटी बहुत है, उसके अंदर एक रिवाइवल और रिन्यूअल आई है पिछले 2.5 साल के अंदर। पुतिन साहब का चाइनीज़ लीडरशिप के साथ, शी जिनपिंग साहब के साथ जो मुआहदा कह लें आप, नेटो की को कहा है कि आपकी बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं रशिया के, तो उसके बाद वो पैसा भी डाल रहे हैं, हर चीज़ वो थ्रो कर रहे हैं इसके अंदर, और अब वो चाइना को भी निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाइडेन बाबा के बड़े कारनामे, ज़ेलेंस्की को पुतिन और कमाला हैरिस को ट्रंप कहते हुए पकड़े गए। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आपको सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं नेटो समिट जो अमेरिका में हो रही है उसके ऊपर। वहां पे जो बाइडेन के वर्बल समरसॉल्ट्स के ऊपर उन्होंने और इसके दौरान एटलीस्ट इंट्रोड्यूस कराते हुए नेटो समिट पे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन करके पहले कहा और फिर अपने आप को करेक्ट भी कर लिया। उनकी स्पीच बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी, सिवाय 1-2 इंस्टेंसेस जो ये ब्लंडर्स उन्होंने किए, और रिएक्शन आप देख सकते हैं इधर निकल डाले उन्होंने क्या कहा और फिर किस तरीके से उन्होंने बैक ट्रैक किया। And now I want to hand it over to the President of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. You are a hell of a lot better. जी, तो ये थे सदर बाइडेन ज़ेलेंस्की को, जो यूक्रेनियन सदर हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करा रहे थे सदर पुतिन कह के। बड़ा एक डिबेट जारी है अमेरिका के अंदर बाइडेन साहब के ज़हनी तवाज़ुन को लेकर। बड़ी कॉल्स इंक्रीज हो रही हैं इसके ऊपर, तो हम पिछले कुछ दिनों से बातें कर रहे हैं, मगर अभी उनका इलेक्शन नवंबर में होने वाला है अपना ट्रंप साहब के साथ। उनकी भी उम्र कोई इतनी कम नहीं है, लेकिन कमाला हैरिस जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको उनके ऊपर बात करते हुए नाम उनके सर के ऊपर ट्रंप साहब का चढ़ा हुआ था। I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she's not qualified to be President. So let's start there. तो अमरीकी सदर ये ब्लंडर कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेनियन सदर भी आए हुए हैं अमरीका, और वो कह रहे हैं जो नेटो मेम्बरान है जिसके अंदर तुर्की भी है शामिल, कनाडा भी है, बड़े ममालिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं ज़्यादातर। तो उनको क्या कहा जा रहा है ज़ेलेंस्की साहब से कि जी आप हमें इजाज़त दें, जो रुकावट आपने क्रिएट की हुई है अपने वेपन्स के ऊपर रशियन मिलिट्री टारगेट्स को अटैक करने के लिए रशिया के इनसाइड, उस रुकावट को हटा दें। इसका ये मतलब है कि हमें इजाज़त दें, अपने वेपन्स पकड़ाएं, आप खुद ही भी लें कि आपने F-16 जो दिए हैं कि हम उसको इस्तेमाल कर सकें अगेंस्ट टारगेट्स इनसाइड रशिया। यानी रशियन जंग तो यूक्रेन में चल रही है, ऑक्यूपेशन जो है, मगर अब ज़ेलेंस्की साहब ये कह रहे हैं कि जी हमें इजाज़त इतनी खुली छूट दें कि हम यही वेपन जाके रशिया के अंदर इस्तेमाल करें। रशिया के पास अभी भी तकरीबन कोई 2,500-3 हज़ार के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। रशिया लड़ रहा है जंग अपनी टर्म्स के ऊपर, इकोनॉमिकली भी अच्छा हो गया है, पैसे ही बहुत आ गए हैं उसके पास ऑयल प्राइस की वजह से। पूरा यानी जो ब्लैक सी के अंदर ट्रेड है, कमर्शियल ट्रेड है, उसके ऊपर रशिया हावी हो गया है, क्योंकि जो यूक्रेनियन पोर्ट्स हैं उसके अंदर ज़्यादातर तो रशिया ने ले लिए। हम बात करते हैं क्राइमिया के अंदर, हम बात करते हैं और जगहों की, तो मारियोपोल भी अब उनके पास है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रशियन पोजीशन कितनी मुस्तहकम है। बट दूसरी तरफ से जंग के सिनारियो में अमेरिका और यूरोपियन एलाइज उनके बैक डाउन नहीं कर रहे, और अब वो ज़्यादा अग्रेसिव पॉस्चर लेने की बातें कर रहे हैं रशिया के खिलाफ। अगर तो ये अग्रेसिव पॉस्चर ले लिया गया तो फिर इसकी कॉन्सिक्वेंसेस हम जानते हैं। रशिया के पास मिलिट्री कैपेसिटी बहुत है, उसके अंदर एक रिवाइवल और रिन्यूअल आई है पिछले 2.5 साल के अंदर जो जंग की वजह से,
और उस रिवाइवल और रिन्यूअल की एक अहम वजह है जो पुतिन साहब का चाइनीज़ लीडरशिप के साथ, शी जिनपिंग साहब के साथ जो मुआहदा कह लें आप, या अंडरस्टैंडिंग है कि एक तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और गुड्स और सर्विसेज चाइना से रशिया जाएंगे या जाते रहें, और फिर वहाँ से एनर्जी और मिनरल्स और ये सब चीज़ें जो फ़ोन्स के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर और कंपोनेंट्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, रॉ मटेरियल्स, वो रशिया से आते हैं चाइना और प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं। तो एक बड़ी म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है जिसके अंदर इंडिया भी आ रहा है। तो हम बात कर रहे हैं दुनिया कोई तकरीबन 3 या 4 अरब, यानी अगर 7-7.5 अरब की पॉपुलेशन है दुनिया की, तो उसके अंदर से 4 या 5 अरब की आराम से मेरे ख्याल से जो ब्रिक्स इकॉनमीज़ हैं वो कवर करती हैं। पूरी दुनिया ही हो गई एसेंशली, यानी 80% या 75 to 80% ऑफ द वर्ल्ड ब्रिक्स इकॉनमी कंट्रोल करती हैं, और उसके अंदर से चाइना, रशिया और इंडिया बहुत अहम किरदार प्ले करते हैं। ज़्यादा अहम किरदार उनका बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है, उनका जो रोल है, किरदार है ग्लोबल अफेयर्स के अंदर, वो इंक्रीज हो रहा है। और इसीलिए शायद जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी साहब, उन्होंने नेटो को कहा है कि आपकी बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं रशिया के ऊपर और चाइना के ऊपर कि वो मदद कर रहा है रशिया की। वांग यी साहब कहते हैं कि जी उनकी अलायंस है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेस्टर्न जो एक बुलियिंग या एक वो है रशिया के खिलाफ, अकॉर्डिंग टू वांग यी साहब, तो चाइना उस बुनियाद पे रख के दुनिया की पावर्स के साथ इंक्लूडिंग रशिया अपनी रिलेशनशिप म्यूचुअली बेनिफिशियल करने की कोशिश करता है। अच्छा, ये रिस्पांस किस चीज़ में था? उन्होंने जवाब दे रहे थे जो नेटो समिट हो रही है वॉशिंगटन डीसी के अंदर, उसके अंदर कहा गया, इल्ज़ाम लगाया गया कि जी चाइना जो है वो रशिया का एक डिसाइसिव इनेबलर है, यानी एक बहुत ही इनेबल से मुराद की जो इमदाद या मदद करता है, और बड़ी अगर पिविटल या एक बुनियादी इमदाद हो ये, तो वो किरदार चाइना अकॉर्डिंग टू नेटो और वेस्टर्न एलाइज, जब कोई भी कुव्वत हार रही होती है, जिस तरीके से नेटो और यूक्रेन हार रहे हैं यूक्रेन की जंग, तो उसके बाद वो पैसा भी डाल रहे हैं, हर चीज़ वो थ्रो कर रहे हैं इसके अंदर, और अब वो चाइना को भी निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना ताइवान के इश्यूज चलते आ रहे हैं, चलते रहे हैं, उसके अंदर भी एक बहुत थोड़ी सी गहमा गहमी देखी कि यूक्रेन के बाद अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे प्रोसेस नासर थे कि जो ताइवान के इशू को अभी भी उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको वॉलेटाइल किया जाए। वेपन्स डिलीवरीज की बात हो रही है ताइवान के लिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो एक 2 फ्रंट की बात हो रही थी, बट क्योंकि यूक्रेन के अंदर कबाड़ा हो गया वेस्टर्न पावर्स, नेटो पावर्स का, तो फिर जो ताइवान का प्लान था, ये जो पिविट टू एशिया की बात थी, ये थोड़ी रुक गई फिलहाल। क्या ये रुकी रहेगी लॉन्ग टर्म हमें नहीं पता, मगर दुनिया के अंदर अभी भी इसके जो रेपरकशंस हैं यूक्रेन वॉर के, वो शेप कर रहे हैं इन इवेंट्स को। एक अग्रेसिव पोस्चर जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज का, नेटो एलाइज का, वो ख़त्म नहीं हो रहा, और इसीलिए दूसरी तरफ भी एक अलायंस फॉर्मेशन हो रही है, और इसके इफेक्ट्स भी हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। आपका ख्याल है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।